गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं एवं उसका महत्व। पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण काल में क्या क्या परिवर्तन आए, ये उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन सब में हम सबसे पहले लेते हैं कि पुनर्जागरण काल में तर्क पर बल दिया जाने लगा। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन परंपराओं एवं धर्म नियंत्रित चिंतन को मुक्त करके तर्क को बढ़ावा दिया। इस युग के प्रारंभ में अरस्तु के तर्कशास्त्र का गहरा प्रभाव पड़ा। पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों में तर्क विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। उसमें उसी बात को सही मानने का निर्णय लिया गया जो कि तर्क की मात्रा भाषा पर खरी उतरे। दूसरा, प्रयोग पर बल। इस काल में विचारों की पुष्टि के लिए तर्क के बाद प्रयोग पर बल दिया गया। इस भावना का संकेत हमें एक अंग्रेज रोजर बेकन की रचना आपस में के एक उदाहरण से मिलता है, जिसमें लिखा है कि हम ज्ञान को दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वाद विवाद द्वारा एवं प्रयोग द्वारा। वाद विवाद से प्रश्न का अंत हो जाता है और हम उस पर सोचना बंद कर देते हैं, किंतु इसमें प्रमाण नहीं होते हैं। इसमें न तो संदेह समाप्त होता है, न मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है। यह बात तब तक नहीं होती जब तक कि अनुभव एवं प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वस्तुतः रोजर बेकन प्रयोगात्मक प्रणाली के अग्रदूत थे। प्रयोग के आधार पर ही गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को सही साबित किया था। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता मानववाद है। मानववाद का अर्थ है कि मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना एवं उनके जीवन को सुधारने एवं उसे समृद्ध बनाने को उन्नत प्रयास करना। प्राचीन यूनानी साहित्य में जीवन के प्रति एक विशेष रुचि झलकती है, क्योंकि यूनानी लोग उस संसार में पूर्ण दिलचस्पी रखते थे जिसमें कि वे रहते थे। पुनर्जागरण युग में परलोक की अपेक्षा लौकिक जीवन को महत्व देने की विचारधारा को ही मानववाद कहा गया है। इसमें मनुष्य के विचारों एवं कार्यों पर धर्म की बंधनकारी शक्ति के पतन का बोध होता है। यूनानी एवं रोमन शैली के अधार्मिक तत्वों, जिनमें कि मध्यकालीन युग में पूर्ण उपेक्षा की गई है, के प्रबल समर्थक एवं प्रोत्साहन द्वारा मध्यकालीन धार्मिक भावनाओं, दर्शन, कला एवं शिक्षा का सक्रिय विरोध किया गया है। मानववाद के समर्थक मानववादी कहलाए। अगला पॉइंट हम लेंगे सहज सौंदर्य की उपासना। पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी सहज सौंदर्य की उपासना। यह उपासना भौतिक एवं मानसिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानववादी प्रभाव को सटीक एवं यथार्थ पक्षों के बल के रूप में देखा जा सकता है। इटली के कुछ कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्टी सैनिनी आदि कला के वैज्ञानिक मापदंडों को लागू करने की संभावनाओं के प्रति इतने मग्न थे कि उन्होंने इस विषय पर विपुल साहित्य का निर्माण कर दिया। लियोनार्दी लिखते हैं कि एक अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना चाहिए, मनुष्य और उसकी भावनाएं। अब हम लेंगे पुनर्जागरण का महत्व एवं पुनर्जागरण के परिणाम। पुनर्जागरण के महत्व के बारे में हम बता सकते हैं कि कुछ बातें बड़ी स्पष्ट रूप से है कि पुनर्जागरण ने प्राचीन प्रेरणाओं पर आधारित एक ऐसा प्रयोग प्रारंभ किया जो उस युग की परिस्थितियों से सामंजस्य भी कर सका, साथ ही नितांत मौलिक एवं प्रगतिशील दिशाएं में तलाश किया गया। इसमें सबसे पहले लेते हैं महत्व में कि पुनर्जागरण कालीन महत्व क्या है। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। मानववादी विचारधारा मनुष्य की महत्ता से अवगत कराया गया। मानववादी विचारधारा में मनुष्य की महत्ता से अवगत कराया गया। यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण मूलतः मध्यकालीन ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग में के मानव केंद्रित सभ्यता का एक परिवर्तन था। लोगों ने समझा जीने में अपने आप में एक विशेष प्रकार का सुख है जिसका परलोक के नाम पर त्याग करना उचित नहीं है। पुनर्जागरण के अधिकांश विद्वानों ने
मानव संसार को अधिक सुंदर एवं समृद्ध बनाने की शिक्षा दी, जिससे कि भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। दूसरा, बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रतिस्थापित किया तथा पुरानी धार्मिक विचारधारा तथा परंपराओं को झकझोर कर उन पर कठोर आघात किया। विचार स्वातंत्र्य को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जाता है। उस युग में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने विचार के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। उस युग के मानव मस्तिष्क पर धर्म के जो विशेष प्रभाव था उसे पुनर्जागरण ने दूर किया तथा निकट भविष्य में होने वाले धर्म सुधारों की पूर्व पीठ तैयार की। पुनर्जागरण काल की नई खोज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तार्किक विवेचना ने धर्म ग्रंथों में बहुत से सिद्धांतों और पहले से चले आ रहे धार्मिक विश्वासों को हिला दिया था। यह वह युग नहीं था जबकि लोग अपने संपूर्ण विचारों और कृत्यों को आगामी अलौकिक जीवन के प्रति समर्पित कर देते। अब तो लोगों को इस प्रकार की धारणा जागृत हो गई थी, स्वर्ग को हम धरती पर ला क्यों नहीं सकते। वास्तविकता तो यह है उन्हें इस दृष्टिकोण में अपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई। तीसरा हम लेंगे अभिव्यक्ति की भावना की प्रतिष्ठा। पुनर्जागरण ने अभिव्यक्ति की भावना की प्रतिष्ठा की। इसका अर्थ यह भी है कि अब केवल लोगों को निस्तंभ बातों या निशब्द बातों को सुनते ही जाना संतुष्टि प्राप्त कर सकता था और न सम्राट अथवा पोप का उन्हें यह आदेश देना कि आप अमुक कार्य को अमुक पद्धति से करें अथवा अमुक प्रकार से सोचें। वे लोग जीवन के रंगमंच पर आकर स्वयं कोई ना कोई अभिनय करना और व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने विचारों को किसी न किसी भांति अभिव्यक्त करना चाहते थे। ये अभिव्यक्ति की भावना की प्रतिष्ठा है। चौथा, पुरातत्व के प्रति मोह जागृत किया। पुनर्जागरण की एक महत्व या परिणाम के रूप में हम जानते हैं पुनर्जागरण ने पूर्व लोगों को पुरातन ज्ञान में कोई अभिरुचि नहीं थी। इटलीवासी अपने प्राचीन स्मारकों को विस्मृत कर चुके थे, परंतु इस आंदोलन ने उनका ध्यान इन स्मारकों की ओर आकर्षित किया। 15वीं शताब्दी में प्लेलियो बोंडो ने रोम स्टोर्ड नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में पूर्व रिएंजी ने रोम की भव्यता पर एक सुंदर पुस्तक लिखी थी, परंतु प्लेमियो की पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी गई थी, अतः इससे इतिहास की एक सर्वथा नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसमें आगे चलकर प्राचीन विश्व सभ्यता में के अनेक अज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों से आवरण हट सका। अगला लेंगे हम राज्य एवं धर्म का पृथक्करण। पुनर्जागरण काल में चर्च और राज्य के पृथक्करण की कल्पना की गई। पुनर्जागरण के बाद न केवल कैथोलिक चर्च का एकाधिकार टूटा बल्कि सरल संप्रदायों का जन्म हुआ। उसमें कैथोलिक धर्म के अपोजिशन में या उसके प्रति दूसरे धर्म प्रोटेस्टेंट का जन्म हुआ, जिसमें कई संप्रदाय बने जो कि बड़े सरल संप्रदाय थे। इससे कैथोलिक चर्च का एकाधिकार टूटा और सरल संप्रदायों का जन्म हुआ, बल्कि निकट भविष्य में राज्य और धर्म के बीच भी एक स्पष्ट रेखा अंकित हुई। धर्म और पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी आने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना ने लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ाई। देसी भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। मैकियावेली के राष्ट्र संबंधी विचारों ने राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। यह हम सभी जानते हैं, पुनर्जागरण की सभी प्रवृत्तियां नूतन नहीं थी। विद्वान इतिहासकार वर्नस ने भी लिखा है कि यह स्पष्ट हो गया है रेनेसां के नाम से विख्यात क्रांति अतीत की विशिष्ट प्रतिध्वनि तथा भविष्य की अग्रदूत थी। अंत में यह कहा जा सकता है पुनर्जागरण ने जिन प्रवृत्तियों की शुरुआत की, जिन्हें संस्थापित किया, वे आगे आने वाले समय का आधार बनी। धन्यवाद।